तो कंपाउंड्स की नेमिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होते हैं, आईयूपीएसी के कुछ एक रूल्स होते हैं जिसमें हम लोग यूज करते हैं रूट वर्ड। रूट वर्ड किस चीज के बारे में जानकारी देता है? ये नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मेन और प्रिंसिपल चेन, मेन या प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन एटम होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। कौन? रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स ये बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच में किस टाइप का बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। और जो प्रीफिक्स होता है ये हमें एटम्स के बारे में बताता है। कौन से एटम्स? जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सभी एटम्स के बारे में बताता है। और प्लस ये साइड चेन के बारे में भी हमें बताता है। साइड चेन को ही हम ब्रांच चेन भी कहते हैं। इन सब चीजों के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं रूट वर्ड को। रूट वर्ड, रूट वर्ड में अगर आपके पास एक कार्बन है तो उसका जो रूट वर्ड होगा, ठीक है, ये आपका अलग अलग होता जाएगा। जैसे 4 कार्बन तक मैं पहले लिख रहा हूं, तो जो पहला रूट वर्ड आता है वो होता है मिथ, दूसरा होता है एथ, तीसरा होता है प्रॉप और चौथा होता है ब्यूट। ये बहुत स्पेशल वर्ड हैं जो आपके सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में यूज होते हैं। इसके अलावा और कहीं भी आपके ये यूज नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत स्पेशल क्या होते हैं, रूट वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ यही यूज होते हैं, इसके अलावा और कहीं यूज नहीं होते। अगर आपके 5 कार्बन होते हैं तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं पेंट, 6 कार्बन होते हैं तो रूट वर्ड यूज करते हैं हेक्स, 7 कार्बन होते हैं तो हम यूज करते हैं हैप, 8 कार्बन होते हैं तो हम रूट वर्ड यूज करते हैं ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नॉन और 10 कार्बन के लिए डेक। ठीक है, थोड़ा और आगे बता देते हैं। 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं दो डेक, 13 कार्बन के लिए आप यूज करते हैं ट्राइडेक, 14 कार्बन के लिए आप यूज करेंगे टेट्राडेक। ठीक है, इतना बहुत है आपके हिसाब से। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया आपका रूट वर्ड। ये रूट वर्ड आपको याद रखना है, और जब मैं रूट वर्ड कहूं तो सिर्फ रूट वर्ड ही बोलना है, उसके आगे कुछ भी नहीं बोलना है। अब हम आते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किस चीज के बारे में बताता है? ये हमें बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, नॉट कार्बन ऑक्सीजन, नॉट कार्बन नाइट्रोजन, नॉट कार्बन एंड अदर एटम, किसी दूसरे नहीं, सिर्फ कार्बन कार्बन एटम के बीच में कैसा बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स जो यूज होता है वो यूज होता है एन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो प्राइमरी सफिक्स यूज होता है ईन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स यूज होता है आइन। ठीक है, ये प्राइमरी सफिक्स होते हैं एन, ईन और आइन। अब जितने भी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड होते हैं, जैसे हमने ये लगा दिया 3 कार्बन है, ठीक है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, ये सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए रूट वर्ड क्या होगा 3 कार्बन के लिए? रूट वर्ड क्या होगा? अभी अभी बताया है प्रॉप यूज होगा। 3 कार्बन है तो प्रॉप यूज होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो आपका एन यूज होगा, तो हम इसे बोलते हैं प्रोपेन। प्रोपेन समझ में आई बात? प्रोपेन है आपकी। देखो अब क्या होता है कि जरूरी नहीं है आपको ऐसे खुलकर दिया जाएगा, आपको ये ऐसे भी दे सकते हैं C3H8, ये लिखकर भी दे सकते हैं। तो देखो 3 3 6 7 8, 8 हाइड्रोजन लगे ना, हमने इकट्ठा लिख दिया। तो जब हम इसे इकट्ठा लिखते हैं, सारे कार्बन को इकट्ठा और सारे हाइड्रोजन को इकट्ठा लिखते हैं, तो हम इसे बोलते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला।
और ये होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हालांकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी ना कहा जाए, इसे हम बोलते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल फॉर्मूला हम इसे बोलेंगे। तो आप इसे ग्राफिकल फॉर्मूला बोल सकते हो, ग्राफिकल फॉर्मूला, या फिर आप इसे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कह सकते हो, कुछ हद तक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह सकते हो। तो कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कोई एक ही बने, बहुत सारे बन सकते हैं, ये भी आपको आइसोमेरिज्म में समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हमें ये कैसे समझ में आएगा? 3 कार्बन है तो हमें तो ये समझ में आता है कि ये प्रॉप है, पर हमें ये समझ में थोड़ी आ रहा है यार डबल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो हमें एक चीज याद रखनी है, क्या याद रखनी है कि एक कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो हमें 3 कार्बन बनाना है और हर एक के 4-4 बॉन्ड करना है। तो यहाँ कितने हाइड्रोजन लग जाएंगे? 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो हमें ये देखा C3H8 ने ये आपका फॉर्मूला बना लिया, और ये अपने आप में एन है, तो हमने इसे बोल दिया प्रोपेन। ठीक है, पर अब मैं आपको दे दूं C8 और मैंने बोल दिया H16, तब तो आप 8 है तो 8 में आप रूट वर्ड बोल दोगे ऑक्ट, पर ये एन है, इन है या आइन है, तो आपको बनाना पड़ेगा, और बनाने में काफी टाइम लगता है। तो इस टाइम को बचाने के लिए यहां पर आपको इनके एक जनरल फॉर्मूले दिए जाते हैं। जनरल फॉर्मूला इनका क्या होता है? जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जैसे हमने ये रखा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो हम इसे जनरल फॉर्मूला भी कहते हैं। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल कर दो और उसमें 2 जोड़ दो। जितने कार्बन है हाइड्रोजन उसके डबल कर दो और उसमें 2 और हाइड्रोजन जोड़ दो। तो अगर ये फॉर्मूले में वह फिट हो रहा है तो वो कौन है? वो एन है, यानी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। तो देखो यहां C8 है, हाइड्रोजन डबल है, क्या 2 जुड़े? तो नहीं जुड़े, इसका मतलब ये एन तो नहीं है, ये एन तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे? दूसरा इन का फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, यानी जितने कार्बन है अगर हाइड्रोजन उसके डबल है तो वो आपका एक इन हो सकता है। हमेशा होगा ये कंफर्म नहीं है, अभी आगे जाकर मैं बताऊंगा, क्योंकि 10th के बाद में ये फॉर्मूले नहीं लगते। ठीक है, ये वाला तो लगता है, पर ये 2 आपके गलत हो जाते हैं जो ये बता रहा हूं। तो जितने कार्बन है हाइड्रोजन जस्ट उसके अगर डबल है तो वो इन है। तो देखो 8 का डबल कितना होता है, तो इसका मतलब ये क्या है? इन। तो आपने इसे क्या बोल दिया? ऑक्टीन, ये इसका नाम होगा। और ऑक्टाइन का क्या होगा? तो ये हो जाएगा CnH2n -2। देखो इसका मतलब ये सिंगल बॉन्ड का फॉर्मूला है, एक डबल बॉन्ड लाने के लिए आपको 2 हाइड्रोजन कम करना पड़ रहा है कि नहीं यहां से। तो एक और ट्रिपल बॉन्ड लाने के लिए, मतलब एक और बॉन्ड लाने के लिए 2 और हाइड्रोजन कम करना पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ क्या कर दिया? -2 कर दिया। समझ में आ रही है बात? अब जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं C7 और मैंने बोल दिया H12, बताइए क्या हो जाएगा इसका नाम? C7 का रूट वर्ड हैप। हाँ, अब क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? तो आयन आ गया, तो क्या हो जाएगा? हेप्टाइन। 7 का डबल 14, 14 में से 2 कम कर दिए तभी तो 12 राइट। तो ये क्या बन गया? हेप्टाइन बन गया। समझ में आ गई बात? और जो भी इस फॉर्मूले को यानी सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड को कवर करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्केन्स। हम एल्केन्स क्यों कहते हैं? एल्क मतलब हो गया कितने भी कार्बन का कंपाउंड, कितने भी कार्बन का कंपाउंड, बस उन सब में सिंगल बॉन्ड है, ये इसके बारे में जानकारी दे रहा है। ठीक है, तो प्रोपेन इज अ एल्कीन। बात समझ आई है? ये एल्कीन है। हम इसे जनरली नाम देते हैं, इन्हें नाम देते हैं एल्कीन्स। एल्क मतलब कितने भी कार्बन लगे हुए हैं उन सब के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया एल्कीन। और कितने भी कार्बन हो और उनके बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? एल्काइंस। ठीक है, और एल्केन्स जो रहते हैं
इन्हें सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड मतलब, सैचुरेटेड का मतलब आप ये समझ सकते हो जिसमें कुछ और नहीं जोड़ा जा सके, यहाँ डिसॉल्व नहीं कराना, कुछ और नहीं जोड़ा जा सके, मतलब इसके सारे बॉन्ड भरे हुए हैं। तो देखो एल्केन के सारे बॉन्ड भरे हुए हैं कि नहीं? सभी कार्बन के 4-4 बॉन्ड हैं। जबकि अगर हम एक एल्कीन को बनाएं, देखिए तो देखो यहां पर अब 2 ही हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर एक ही लगेगा और यहां पर आपके 3 लग जाएंगे। अगर हमें यहाँ पर कुछ जोड़ना है तो क्या हम यहाँ जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। एक बॉन्ड को अगर हम तोड़ दें तो एक बॉन्ड को तोड़ देंगे तो एक बॉन्ड इसका फ्री, एक बॉन्ड इसका फ्री, तो हम 2 चीजें जोड़ सकते हैं कि नहीं यहाँ? तो क्या ये सैचुरेटेड है? नहीं, ये अनसैचुरेटेड। कैसा है? ऐसी एल्काइंस भी क्या होता है? अनसैचुरेटेड होता है। तो एल्कीन्स और एल्काइंस इन दोनों को ही कहा जाता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स, कुछ भी कह सकते हो, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जबकि इसे क्या कहा जाता है? सैचुरेटेड, क्योंकि इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड, इसमें कोई भी जगह खाली नहीं है, कोई भी जगह खाली नहीं है। बात समझ में आई है? नहीं आई? ठीक है। तो एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस ये बहुत अच्छे से याद रखने वाली चीज है, इससे अक्सर आपके ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। एल्केन्स जो रहते हैं ये जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। एल्केन्स आर जनरली लेस रिएक्टिव, ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। और जब ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, और इन सब में क्या होते हैं? सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं। किस किस के बीच में? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। और यहां इलेक्ट्रॉन्स की, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहती है। ठीक है। नो अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए जनरली लेस रिएक्टिव होते हैं। इसीलिए इन्हें एक और नाम दिया गया है, पैराफिन्स। पैरा वर्ड कहां से आया है? ये वर्ड पैरम से आया है, और पैरम का मतलब क्या होता है? लिटिल। और एफनेस मतलब होता है एफिनिटी। दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, इनकी रिएक्ट करने की एफिनिटी कैसी रहती है? बहुत कम रहती है। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? पैराफिन्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? याद रहेगा ना, इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। जबकि जो एल्कीन्स होते हैं, एल्कीन्स दे आर मोर रिएक्टिव। किसके कंपैरेटिवली? एल्केन के कंपैरेटिवली। क्यों? देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और इन्हें एक और नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? इन्हें ओलिफिन्स कहा जाता है। ओलिफिन्स मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ओलिफिन्स का मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग। ठीक है। जो प्लांट में से जितने भी ऑयल निकलते हैं, जैसे अपन तिली का तेल निकालते हैं या किसी सरसों का तेल निकालते हैं, तो ये जो तेल वगैरह होते हैं ये आपके अनसैचुरेटेड, और फिर इससे डालडा बनाते हैं वनस्पति घी, तो उसे अपन क्या कर देते हैं? सैचुरेटेड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सैचुरेटेड, यानी उनसे एल्केन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो एल्काइंस होते हैं दे आर हाईली रिएक्टिव। ये कैसे होते हैं? ये हाईली रिएक्टिव होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है? दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसमें? आपका एल्काइंस में भी होता है। एल्काइंस में भी फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है। क्या ये बात समझ में आ गई अच्छे से?
समझ में आ गया भैया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए। तो हमारा एक तो क्या हो गया, रूट वर्ड हो गया, और एक क्या हो गया, प्राइमरी सफिक्स हो गया। अच्छे से समझ में आ गया ये? अब जैसे कुछ एक कंपाउंड्स को मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप मुझे इसके नाम लिखकर बताइए। इसका नाम लिखकर बताइए, और मुझे इसका नाम लिखकर बताइए। क्या हो जाएगा? इन तीनों के नाम लिखकर बताइए जल्दी से।